स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म रुद्र सिविल सर्विसेज में। विश्व के जलवायु प्रदेशों में हम 2 लेक्चर इसके पहले देख चुके हैं। एक में मैंने आपको कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को बताया था, दूसरे में मैंने उष्णकटिबंधीय जो जलवायु प्रदेश हैं, आर्द्र जलवायु प्रदेश है, उसके बारे में बताया था। यहाँ पर पिछले लेक्चर में मैंने आपको उष्णकटिबंधीय, आर्द्र, मानसून और सवाना टाइप की जलवायु बताई थी, यानी AF, AM और AW टाइप का जलवायु प्रदेश मैंने बता दिया था। आज के लेक्चर में हम लोग B टाइप के सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेश को देखते हैं। ये जो B टाइप शुष्क जलवायु प्रदेश है, इसको हम लोग मुख्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं। एक जो है स्टेपी टाइप का और दूसरा जो है वो मरुस्थल टाइप का। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो हम 2 भागों में बांटते हैं, एक स्टेपी एक मरुस्थल। लेकिन इसे भी स्टेपी और मरुस्थल को हम 2 भागों में संदर्भित कर सकते हैं। एक वो भाग है जो कि 15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है, जिसके अंतर्गत उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय भाग सम्मिलित हैं। दूसरा लगभग 30 या 35 डिग्री अक्षांशों से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, जो कि मध्य अक्षांशीय स्टेपी और मध्य अक्षांशीय मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। तो इसी की चर्चा हम यहाँ करेंगे। अगर आप सीधे डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो मेरी आपसे अपेक्षा है कि पहले हमारे 2 जो लेक्चर्स हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि बिना वो दोनों लेक्चर को देखे और समझे ये लेक्चर थोड़ा सा आपको कठिन होगा, क्योंकि बेसिक और बारीकियां तो मैंने उसमें बता दी है। मैंने आपको ये बता दिया है कि ये आपका मैप है, इसी मैप से संदर्भित होगा। मैंने आपको इसके पहले के लेक्चर में बताया कि ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ मैं बना रहा हूँ ताकि, क्योंकि अभी इसकी जरूरत फिर पड़ेगी। यहाँ देखिए 0 डिग्री भूमध्य रेखा, और ये जो है आपकी ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी रेखा जो कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23.5 डिग्री जो ये जो नीचे की दक्षिणी रेखा है, ठीक, ये जो है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुष्क जलवायु प्रदेशों को देखते हैं। शुष्क जलवायु प्रदेश को 4 भागों में अगर हमें ये संकेत से प्रदर्शित करें तो BSH, BWH, BSK और BWK से डिनोट कर सकते हैं। BSH, BWH, ठीक, यहाँ पे एक BSH, देखिए ये संकेत है, जैसा कि मैंने बताया, मैंने पहले इसके बारे में पिछले लेक्चर में समझाया, इसको देख लीजिए। BSH अभी मैं बताऊंगा जो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी या अर्ध शुष्क टाइप की स्टेपी, ये मरुस्थल है, उसके बारे में। BWH उष्णकटिबंधीय जो है ये मरुस्थल के बारे में। इसके बाद BSK मध्य अक्षांशीय स्टेपी और BWK, BSK, BWK मुख्य रूप से देखें तो हम BS और BW इन 2 भागों में बांट सकते हैं शुष्क प्रदेशों को। शुष्क जो प्रदेश है, जो जलवायु है, वो लगभग 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के बीच में पाई जाती है। ये 0 डिग्री है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लगभग 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री, जितना उत्तर उतना ही दक्षिण में, यानी दोनों ही अक्षांशों में ये पाई जाती है। कहाँ से? 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री। और जिसमें ये BSH है, ये दोनों BSH और BW, चूंकि देखिए दोनों की विशेषता लगभग एक ही होती है, इसलिए एक साथ हम लोग चल रहे हैं। तो ये 15 डिग्री से 30 या 35 डिग्री अक्षांशों के बीच है, और ये जो है ये 30 या 35 डिग्री से लेकर लगभग 60 डिग्री अक्षांशों के बीच है। ठीक, अक्षांश मैंने पिछले लेक्चर में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मुझे लगता है बेसिक चीजें समझ में आ गई। अब शुष्क जलवायु, ध्यान से इस मेरे सेंटेंस को, वाक्यांश को सुनिए, आपको और चीजें क्लियर होंगी कि शुष्क जलवायु प्रदेश जो है वो पृथ्वी के बड़े भूभाग पर पाए जाते हैं, और इसे जो है 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। इसका विस्तार 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों ही गोलार्धों में है। शुष्क एक को अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, जबकि दूसरे को मरुस्थलीय जलवायु के नाम से जाना जाता है। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु, ठीक, सबसे पहले
15 डिग्री से लेकर 35 डिग्री वाले शुष्क जलवायु क्षेत्र को उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी यानी BSH, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी BSH या उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय यानी BWH के नाम से जाना जाता है। जबकि लगभग 35 डिग्री से लेकर 60% जलवायु को मध्य अक्षांशीय स्टेपी BSK और मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय BWK के रूप में बांटा गया है। तो निश्चित रूप से शुष्क जलवायु की ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर हम बात करें तो शुष्क जलवायु वाले जो क्षेत्र है वहाँ वर्ष भर शुष्कता रहती है, यानी बारिश जो है बहुत कम होती है, नाम मात्र की बारिश होती है। यहाँ पर जो औसत वर्षा है वो लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। इस औसत वर्षा के कई कारण भी हैं, जैसे मध्य अक्षांश के जो चक्रवात हैं, चक्रवात का और प्रति चक्रवात का मैं अलग से लेक्चर भी आपको डिलीवर करूंगा। यहाँ पॉइंट समझ लीजिए कि जो चक्रवात है बारिश का यही चक्रवात जो है बारिश का कारण बनते हैं। तो मध्य अक्षांशों के जो चक्रवात हैं वो इस क्षेत्र तक आ ही नहीं पाते। तो पहला तो ये कारण हो गया इन क्षेत्रों में बारिश कम होने का या न के बराबर होने का। दूसरा जो कारण है कि ये विषुवत रेखा से इतने दूर है कि यहाँ पे इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहने का मतलब हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना। यही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी गर्मी के कारण, आसपास की हवाएं तेजी से वहां आएंगी जो कि अपने साथ पानी लाएंगी और बारिश करेंगी। तो ITCZ यहाँ कमजोर होता है, चक्रवाती स्थिति यहाँ पैदा नहीं होती। ये दो महत्वपूर्ण स्थितियां हैं। तीसरी स्थिति है कि पूर्वी तट से ये क्षेत्र बड़ा दूर है, तो पूर्वी तट से दूर होने के कारण हवाएं यहाँ पहुंचने से पहले ही रास्ते में ही अपनी नमी को खो देती हैं, यानी रास्ते में ही बरसात कर देती है, जिससे यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन क्षेत्रों में पहुँचते पहुँचते अब जो है बारिश लगभग न के बराबर, क्योंकि हवाओं में नमी ही नहीं होती। और चौथा यही है कि जो प्रतिचक्रवाती दशाएं हैं, यानी आसान भाषा में कहे तो वायु जो है इस क्षेत्र में नीचे बैठ जाती है, जो कि वर्षा के लिए एक प्रतिकूल स्थिति है। जब हवाएं गर्म होकर जब तक ऊपर उठेंगी नहीं तब तक जो है बारिश होगी ही नहीं, लेकिन यहाँ पे हवाएं जो है नीचे बैठी रहती हैं। तो ये 3-4 कारण है कि इन क्षेत्रों में शुष्क जलवायु प्रदेश वाले क्षेत्रों में 15 डिग्री से लेकर 60 डिग्री वाला ये जो क्षेत्र है यहाँ पर बारिश बहुत कम या न के बराबर होती है। ठीक है, देखिए मैं बता दूं आर्द्र और शुष्क जलवायु के जो संक्रमण क्षेत्र है इसके बीच में अवस्थित होने के कारण, ठीक है, पहले यहाँ मैं इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको भूमिका दे दूं कि स्टेपी जो प्रकार है, तो स्टेपी का मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगा। मेंस में स्टेपी घास के मैदान पूछता है, स्टेपी सरीखे बहुत सारे, जैसे स्टेपी सरीखे घास के मैदान प्रेरीज है, तो स्टेपी प्रेरीज इन सब के बारे में अलग से भी आपको एक लेक्चर देना जरूरी है मेंस के लिहाज से। लेकिन यहाँ मैंने आपको शुष्क जलवायु के क्षेत्र में स्टेपी और अर्ध शुष्क को बता दिया। तो मुख्य रूप से अब हम स्टेपी के बारे में देख लें तो स्टेपी जो जलवायु क्षेत्र है यहाँ मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक बारिश होती है। ठीक है, क्योंकि जो स्टेपी जलवायु का क्षेत्र है ये आर्द्र और शुष्क जलवायु के बीच में यानी संक्रमण क्षेत्र में पाया जाता है। देखिए स्टेपी जलवायु का क्षेत्र जो है स्टेपी यूरेशिया में जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहते हैं, स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, यूरेशिया के यूरोप और एशिया। तो इसके बारे में एक अलग लेक्चर बनाऊंगा क्योंकि ये भी इसी क्षेत्र में है, 35 डिग्री से लेकर 60 डिग्री वाले क्षेत्र में। अब हम अगर बात करें कि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु वाले क्षेत्र की, तो उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के जो क्षेत्र हैं वो इस मैप पर मैं आपको दिखा दूं। एक है अमेरिका का सोनोरान क्षेत्र। ये जो अमेरिका का सोनोरान क्षेत्र है ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का हिस्सा है। सोनोरान और मोजेक, यहाँ देखिए, देख रहे हैं, ये कौन सा, सोनोरान और मोजेक, ये दो क्षेत्र हैं। तो जो फिर से मैं जोड़ा, तो उपोष्ण मरुस्थलीय जो जलवायु प्रदेश है उसके अंतर्गत
ये जो अमेरिका है, ठीक है, इसका पश्चिमी क्षेत्र शामिल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी क्षेत्र, जो कि सोनोराम और मोजेब है। इसके बाद से थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल आप यहाँ देख सकते हैं, ये भारत की स्थिति, ठीक है, ईरान वगैरह, पाकिस्तान, ये भारत, सऊदी अरब, ये सब जो है थार मरुस्थल के क्षेत्र है। अरब, ईरान, फिर पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान का ये जो हल्का फुल्का जो क्षेत्र है, ये सब थार मरुस्थल के क्षेत्र में आता है। इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल इसके क्षेत्र में आता है, ठीक है, कौन सा, अटाकामा, ये देख लीजिए, अटाकामा, ठीक। तो दक्षिणी अमेरिका का अटाकामा। इसके बाद से कालाहारी मरुस्थल, यहां पे आप देख सकते हैं कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल जो है महत्वपूर्ण है और ये 3 क्षेत्रों में आता है, एक दक्षिण अफ्रीका, एक नामीबिया, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये है नामीबिया, ये है बोत्सवाना और यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका। तो कालाहारी मरुस्थल कितने क्षेत्रों में, देशों में फैला है, तो 3, एक नामीबिया, एक दक्षिण अफ्रीका और एक बोत्सवाना, इन 3 क्षेत्रों में ये कालाहारी मरुस्थल फैला हुआ है। इसके बाद से ये पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा, ये है वैसे पश्चिमी सहारा, ठीक है, सहारा मरुस्थल, लेकिन ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है इस सहारा मरुस्थल का हिस्सा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ये पूरा यानी अफ्रीका का मरुस्थलीय क्षेत्र। तो अफ्रीका का सहारा व कालाहारी मरुस्थल इस क्षेत्र में आएगा। दूसरा सोनोराम व मोजेब क्षेत्र, जो कि उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी मरुस्थल है। तीसरा जो है थार मरुस्थल एशिया का। इसके अलावा जो है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी मरुस्थल भी इसके अंतर्गत है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उत्तरी नहीं, आप सीधे ऑस्ट्रेलिया कह लीजिए, ऑस्ट्रेलिया का ये जो पश्चिमी मरुस्थल है, ठीक है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या मरुस्थल, ये इस क्षेत्र में आता है। तो हम समझ चुके हैं कि उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु के जो क्षेत्र हैं उसके अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले हमने उत्तरी अमेरिका का ये जो पश्चिमी क्षेत्र है, जो कि सोनोराम और मोजेब है। इसके अलावा जो है यहाँ पे दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल है। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल, जो कि नामीबिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में फैला है। पूरा का पूरा सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा कर लीजिए, अभी मैं बहुत डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अलग से लेक्चर भी दूंगा सहारा मरुस्थल में कौन कौन से देश है। ये पूरे देश यहाँ पे जो आप लीबिया, मारिटानिया, माली वगैरह देख रहे हैं, ये सब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, मोरक्को वगैरह भी। और इसके बाद से ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र भी इसमें शामिल है। तो ये सारे क्षेत्र हो गए आपके उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर बारिश तो ज्यादा होती नहीं है, तो किस प्रकार की यहाँ वनस्पतियां पाई जाएंगी, तो कटीली वनस्पतियां, जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। पानी की तलाश में जड़ें जो होती हैं वो बड़े लंबे गहरे तक नीचे तक चली जाती हैं। किस तलाश में, पानी की तलाश में। और यहाँ की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं, कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। क्लियर। विश्व का सबसे गर्म स्थान यहीं पर है। लीबिया की अगर हम बात करें तो लीबिया में एक जगह है अल अजीजिया, ठीक। तो अल अजीजिया में 13 सितंबर 1992 को 58 डिग्री सेल्सियस 58 डिग्री सेल्सियस तापमान नोट किया गया था, ठीक है। कहाँ पर, लीबिया के अल अजीजिया में, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये लीबिया है, अल अजीजिया, ठीक है। कितना डिग्री सेल्सियस, 58 डिग्री सेल्सियस। कब, 1992 में, 13 सितंबर 1992 में यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं अल अजीजिया कहाँ है, लीबिया में है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो प्रदेश हैं, इन प्रदेशों में दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है दोनों बहुत अधिक होता है, क्योंकि दिन तो बहुत अधिक गर्म होता है लेकिन रातें जो है उतनी ही तेजी से क्या हो जाती हैं, ठंडी हो जाती है। इसलिए जो है दैनिक और वार्षिक तापांतर जो है वो क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक। मरुस्थलों की अगर हम वर्षा की बात करें तो मरुस्थलों में बहुत कम, थोड़ी वर्षा होती है, लेकिन गरज के साथ तीव्र बौछारों के रूप में होती है, जो मृदा में यानी मिट्टी में नमी पैदा कर पाने में असमर्थ होती हैं। ठंडी धाराओं
के तापमान से जो तटीय मरुस्थल है उसमें कोहरा बनता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ठंडी धाराएं ये चलती है। जो तटीय मरुस्थलीय क्षेत्र देख रहे हैं सब तटों पे है, किनारे किनारे, यहाँ पर भी तटों पे है, तो ठंडी धाराओं से ठंडी धाराएं चलती है। धाराओं के बारे में भी एक लेक्चर होगा। इसके अलावा मैंने एक लेक्चर बनाया भी है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जो ये सागरों में चलने वाली धाराएं हैं। तो ये देखिए तटों के किनारे, तो यहाँ भी कोहरा बनेगा, यहाँ भी सब तटों के किनारे है, यहाँ भी आपको कोहरा की स्थिति दिखेगी। फिर यहाँ पे भी देख लीजिए, ठीक, तो ये सब जो है, फिर यहाँ भी देखिए सब तटों के किनारे, इसलिए यहाँ कोहरा बनना एक आम बात होती है। जैसा कि मैंने बताया कि दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ही ठंडी हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई। ये भी मैंने आपको बताया। अगर अंतर की बात करें दोनों में, स्टेपी में और अर्ध मरुस्थल में, तो स्टेपी जो जलवायु क्षेत्र है वहां पर अर्ध मरुस्थल की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक वर्षा होती है। यही कारण है कि स्टेपी क्षेत्रों में विरल घास के मैदान पाए जाते हैं। इतनी अधिक वर्षा नहीं होती कि बड़ी बड़ी वनस्पतियां, सघन वनस्पतियां, पर्णपाती वनस्पतियां हो जाए, बस घास के मैदानों के लिए स्थिति हो जाती है। इसलिए स्टेपी प्रदेश को घास का मैदान भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने बताया, एक अलग से लेक्चर पूरा दूंगा मैं स्टेपी के लिए, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण और अलग से मेंस के लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आज का जो पहला आपको मैंने लेक्चर दिया, जो मैंने बताया, वो उपोष्णकटिबंधीय स्टेपी और उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु प्रदेशों के बारे में है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बी टाइप के जलवायु प्रदेश का आपसे शेयर कर दिया है। अब हम देखिए मित्रों, इसका जो PDF है ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। पिछले लेक्चर्स के भी PDF आपको टेलीग्राम पर मिले होंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर जितने भी हम PDF लगातार भेज रहे हैं उनको फॉलो करें। साथ साथ मैं ये भी बता दूं कि एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज भी मैं चला रहा हूँ, यानी हमारे चैनल पे आपको मिल रही है। ये टेस्ट सीरीज जो है UP PCS 2025 की परीक्षा और इसके अलावा RO की 2023 जो कि जून में संभावित है, अभी डेट तो नहीं आई है लेकिन संभव हो सकता है कि जून में हो, इसे ध्यान में रखते हुए अभी हम प्रीलिम्स का टेस्ट चला रहे हैं। प्रीलिम्स के बाद मेंस का भी टेस्ट होगा, लेकिन पहले प्रीलिम्स का बेहतरीन टेस्ट 12 लगभग टेस्ट होगा RO का, समीक्षा अधिकारी का, और लगभग 16 से 17 टेस्ट जो हैं वो UP PCS के हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको निर्देशित किया जाएगा कि कैसे जो है आप हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। बड़े ही कम कीमत में, न्यूनतम कीमत में हम आपको न केवल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं बल्कि मटेरियल, प्रतिदिन करेंट अफेयर्स के PDF वहाँ भेजे जा रहे हैं। ये सारे लेक्चर्स के PDF आपको वहाँ पे मिलेंगे बहुत ही कम, यानी केवल 499 रुपये में वो बैच, जो कि 2 साल की वैलिडिटी के साथ वो बैच आपको मिलेगा केवल 499 में। तो विलंब न कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप हमारे पेड चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप सीधे हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं rudraIAS01, ठीक है, rudraIAS01@gmail.com पर, या फिर सिंपल और सहज आप हमारी नंबर 8574177706 8574177706 पर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपके व्हाट्सएप का भी जवाब दिया जाएगा और बताया जाएगा कि कैसे आप चैनल ये फ्री हमारा वो कोर्स केवल 499 का ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी लेक्चर्स तो आपको यहाँ फ्री आ ही रहा है, सारे PDF हमारे पेड चैनल में ही आपको मिलेंगे। यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा C टाइप की जलवायु। जो C टाइप की जलवायु है इसको समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु के नाम से जानते हैं। समशीतोष्ण यानी कि मृदु ठंड युक्त शीत जलवायु, यानी इतनी ठंड नहीं है कि आप झेल ना पाए, स्वास्थ्यवर्धक ये ठंड होती है, मधुर ठंड होती है। समशीतोष्ण जलवायु को मुख्य रूप से C टाइप की जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश, जिसको चीन तुल्य जलवायु भी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ मैं इसको मिटा दूं। पहला आर्द्र उपोष्ण यानी CFA
अभी इसके बारे में डिटेल बताऊंगा मैं। CF है आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश या चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। दूसरा है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश, जिसे CSA के नाम से जाना जाता है, C स्मॉल S स्मॉल a। देखिए F क्या है, C क्या है, ये A क्या है, ये सब मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, जाइए और हमारे इस लेक्चर को, पहले दोनों लेक्चर को देखिए, फिर इसे देखिए, बेहतरीन समझ में आएगा। ये कड़ी है जो कि आगे बढ़ रही है। इसके बाद से हम पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को देखेंगे। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CFD, ये 3 जलवायु हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपनी आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश से। आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश जो कि चीन तुल्य जलवायु प्रदेश भी है, इसको CFA से डिनोट करते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भागों में पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, किस अक्षांशों के, 30 के 45 के मध्य महाद्वीपों के पूर्वी भाग में। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, ये मैं मिटा दूं, ये देख रहे हैं यहाँ पूर्वी भाग में ये क्षेत्र, ठीक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का ये पूर्वी भाग है, जिसको दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका हम कह सकते हैं, ठीक। ध्यान रखिएगा कि पूर्वी तटीय भाग, अभी आपने देखा कि पश्चिम के तटीय भाग में हमने अर्धशुष्क को देखा, यहाँ पे पूर्वी तटीय भाग। तो सबसे पहले जो है मध्य अक्षांश का ये दक्षिण पूर्वी USA, ठीक। ये इसके बाद से अगर हम बात करें तो हम ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे के क्षेत्र में जाएंगे, जो कि यहाँ पे आपको मिलेगा। देख रहे हैं, ब्राजील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये क्षेत्र आपको मिलेगा, ठीक। इन चारों क्षेत्रों के 2 बेसिनों में, एक पराना बेसिन और एक रायो डी प्लाटा मैदान, पराना बेसिन और रायो डी प्लाटा, ये सब भी पूछ देता है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पराना नदी बेसिन और रायो डी प्लाटा, ठीक। उरुग्वे नदी जो है, उरुग्वे में जो देश है वहाँ उरुग्वे नदी बहती है, तो वहां पर ये रायो डी प्लाटा वहां पे आपको मिलेगा। ये जो रायो डी प्लाटा मैदान है, ये मुख्य रूप से अर्जेंटीना व ये मैदानी क्षेत्र है, ये मुख्य रूप से कहाँ है, अर्जेंटीना, ठीक है, और पराग्वे। तो अगर मैचिंग में भी पूछ दे तो आप कर सकते हैं। रायो डी प्लाटा मैदान जो है वो अर्जेंटीना व माफ कीजिए उरुग्वे, मैंने पराग्वे लिख दिया था, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे। पराना बेसिन जो है 4 देशों में फैला हुआ है, यहाँ पराग्वे, यहाँ अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील। ये ब्राजील है, ये पराग्वे है, ये अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो इस तरीके से यहाँ देखिए सब पूर्वी तट में है, ये चीन तुल्य जो जलवायु हम पढ़ रहे हैं सब पूर्वी तट में है। इसके बाद से हम बात करें तो पूर्वी चीन की बात करेंगे। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, पूर्वी चीन, ये पूर्वी चीन में यहाँ आपका फिलीपींस, जापान वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये पूरा का पूरा जापान है, पूर्वी चीन की हम बात कर रहे हैं, ये जापान आप समझिए, चीन, जापान और ये सब, थोड़ा सा फिलीपींस का भी क्षेत्र इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद से अगर हम बात करें तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में भी ये थोड़ा सा पाया जाता है। यहाँ देख लीजिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश। तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेशों का ये 4 भाग मैंने आपको यहाँ बताया, ठीक। यहाँ चीन, जापान पूर्वी साइड में और थोड़ा फिलीपींस का हिस्सा। इसी तरीके की जो जलवायु है ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर यहाँ पे आपका पराना बेसिन और रायो डी प्लाटा मैदान, पराना बेसिन भी मैंने आपको बता दिया और रायो डी प्लाटा भी बता दिया। इसके बाद से आपको ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा। तो ये क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये मध्य अक्षांशों के पूर्वी तटों में चीन तुल्य, ये सभी पूछा जाता है। चीन तुल्य जलवायु कहाँ पाया जाता है, तो मध्य अक्षांशों के पूर्वी तटीय भागों में पाया जाता है, 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य। यह जो जलवायु प्रदेश है यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है, सीधे दे देगा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में वर्ष भर वर्षा होती है, तो ये भी दे देगा या वर्ष भर वर्षा नहीं होती है। इसलिए कथन, कारण, सही, कूट वगैरह सब क्वेश्चंस के लिए कॉन्सेप्ट जानिए। तो चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में आपको
वर्ष भर वर्षा होती है, हालांकि गर्मी के दिनों में ये वर्षा अधिक होती है। औसत वर्षा की बात करें तो 75 से लेकर लगभग 150 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल की जो का औसत तापमान जो है वो 24 डिग्री से लेकर लगभग 26.5 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और शीतकाल में जो तापमान होता है वो 6 डिग्री सेल्सियस से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। यानी साधारण सर्दी होती है, बहुत भीषण ठंडी यहाँ नहीं पड़ती। चीन तुल्य जो जलवायु प्रदेश है उनके तटीय भागों में गर्म जलधाराएं बहती है। जैसे अभी मैंने बताया आपको कि जो अर्ध शुष्क या उपोष्ण जो मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश थे, वहाँ के तटीय भागों में, पश्चिमी भागों में ठंडी जलधाराएं बहती थी, उसी तरीके से इसलिए वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ जाती है। उसी तरीके से चीन तुल्य जलवायु प्रदेश के जो पूर्वी तट हैं यहाँ पर गर्म जलधाराएं बहती हैं। गर्म जलधाराएं बहने के कारण से जो उसके सीमावर्ती भाग हैं यहाँ पर तापक्रम का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यानी क्या हो जाता है, गर्मी, यानी ठंड के मौसम, ठंड तो पड़ती है भाई बर्फीली वाली, लेकिन इन समुद्री गर्म जलधाराओं के कारण यहाँ जो है वो सर्दी नहीं पड़ती जो वास्तव में पड़नी चाहिए, जबकि ये तापमान, टेम्परेचर क्या हो जाता है, सुहावना या हल्का फुल्का गर्म हो जाता है। तो इस तरीके से ये प्रभाव मैंने बताया। ग्रीष्मकाल में इस क्षेत्र में टाइफून नामक हवाएं चलती है। ग्रीष्मकालीन जो उष्णकटिबंधीय हवाएं होती हैं, जो चक्रवात होता है, चीन और इसे देखिए यार, टाइफून और हरिकेन दो ये महत्वपूर्ण है। बड़ा ही ये गर्म जलधाराएं हैं और बड़ा ही विस्फोटक प्रभाव भी लेके आती हैं। टाइफून कहाँ, चीन में, जापान में और उत्तरी फिलीपींस में उत्तर पूर्वी फिलीपींस में पाया जाता है। टाइफून जो तूफान है वो चीन, जापान और उत्तर पूर्वी फिलीपींस, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में, ये जो दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, हरिकेन के नाम से जानते हैं। तो ये भी आप समझ गए ना, हरिकेन अमेरिका में, टाइफून चीन, जापान और उत्तर पूर्वी ये फिलीपींस में। यहाँ पे वनस्पतियाँ किस प्रकार की पाई जाएंगी, तो यहाँ पे साइप्रस, इसके अलावा जो है चेस्टनट, पाइन, ओक टाइप की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो कि हल्की हल्की ठंड में सर्वाइव करती है। यानी यहाँ पर ठीक ठाक मीडियम मृदु ठंड पड़ती है और वर्ष भर लगभग क्या होती है, बारिश होती है। इन वनस्पतियों के लिए ये एक उत्तम माहौल रहता है। तो इस तरीके से अगर बात करें यहाँ के दैनिक तापांतर की, तो दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। यानी सुबह और रात में बहुत, दोपहर या रात की, सुबह या रात में, यानी 24 घंटों में तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाता, लगभग मृदु तापमान होता है। तो ये बात रही चीन तुल्य जलवायु या आर्द्र उपोष्ण जलवायु प्रदेश की, CFA। निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। फिर दोहरा दूँ कि इसका नोट्स जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, बेहतरीन नोट्स मैप के साथ। अब हम आते हैं इसके बाद अपनी सी टाइप की जलवायु के अगले, जो कि भूमध्य सागरीय, जिसको समसागरीय जलवायु भी कहते हैं, जो कि CS से डिनोट कर सकते हैं। ये CSA से इसको डिनोट किया जाता है। यहाँ देखिए ये जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है, भूमध्य सागर, ये आप देख रहे हैं ना, ये है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ठंड के दिनों में भूमध्य सागर से जो हवाएं चलती हैं, ठीक, ये हवाएं पूर्व दिशा की ओर जाती हैं, ठीक, और भारत में प्रवेश करती हैं। देख रहे हैं ये हवाएं भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर और अरल सागर से होकर जाती हैं और प्रवेश करती हैं और भारत में तमिलनाडु के क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में बारिश का कारण बनती हैं। ठीक है, तो यही कारण है कि ठंड के मौसम में ही तमिलनाडु में बारिश होती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु, इसके आसपास के जो क्षेत्र है, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, आइए अब हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं मिटा दूं। ध्यान से पढ़ते रहिए, नोट्स जरूर बनाइए। नोट्स आपको ऑलरेडी भेज दिया गया है, उसे फॉलो कीजिए। बिना नोट्स के चीजें भूल जाती हैं, बिना लिखे, बिना पढ़े, बिना समझे। चलिए आगे चलते हैं। तो इस जलवायु क्षेत्र की बात करें तो यह जलवायु क्षेत्र जो है, सबसे पहले मैं बता दूं भूमध्य सागरीय जलवायु की, तो यह जलवायु क्षेत्र जो है ये कैलिफोर्निया की घाटी में है। कैलिफोर्निया में ही है, लॉस एंजल्स, ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं कैलिफोर्निया घाटी, ये वाला क्षेत्र, ठीक।
कैलिफोर्निया। यहीं पर है लॉस एंजल्स, जहां जनवरी के महीने में भीषण आग भी लगी थी। तो ये पूरा का पूरा लॉस एंजल्स का क्षेत्र है। मैचिंग में पूछ देगा, एक तरफ दे देगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र लॉस एंजल्स, इसी तरीके से कुछ और दे देगा उष्णकटिबंधीय विषुवतीय क्षेत्र, इसी तरीके से चीन तुल्य एक एक देशों के शहरों के नाम दे देंगे। कॉन्सेप्ट जाने रहेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। लॉस एंजल्स कहाँ है आपका? कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। इसके बाद से बात करें तो मध्य चिली, ठीक, ये मध्य चिली, यहां पे चिली की राजधानी सैंटियागो। सैंटियागो, तो सैंटियागो का क्षेत्र जो है, सैंटियागो मैचिंग में दे सकता है कि निम्नलिखित, या दे सकता है कि निम्नलिखित में कौन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है, 4-5 ऑप्शन देके पूट बना देगा। तो मध्य चिली का सैंटियागो क्षेत्र है। फिर अमेरिका का ये जो मध्य पश्चिमी अमेरिका है, जो कि कैलिफोर्निया का क्षेत्र है, इसके अंतर्गत लॉस एंजल्स आता है। इसके बाद से दक्षिण अफ्रीका का जो दक्षिणी भाग है, केप टाउन प्रांत, ये देख रहे हैं केप टाउन, केप टाउन कहां पे? दक्षिण अफ्रीका में। यहां पर भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग, ये देख रहे हैं दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग, ये मुख्य रूप से ये है दक्षिण पश्चिम तटीय भाग ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। यहां भी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसी तरीके से न्यूजीलैंड के ये जो उत्तरी भाग है न्यूजीलैंड का, ठीक है, न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग, यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। बाकी यूरोप का भूमध्य सागरीय सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा यूरोप का भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ये सब है। तो यूरोप का ये जो भूमध्य सागरीय क्षेत्र है, इसमें न केवल यूरोप बल्कि इससे लगे हुए, यहाँ देख रहे हैं कि यूरोप में बात करें तो ये इटली हो जाएगा, इसके अलावा ये ग्रीस हो जाएगा, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इटली हो गया, ये ग्रीस हो गया, तुर्की का थोड़ा हिस्सा हो गया। फिर यहाँ पे इससे स्पर्श करता हुआ, यहाँ पे देखिए सीरिया का हल्का हिस्सा, ये जॉर्डन हो गया हल्का हिस्सा। फिर नीचे हम अफ्रीका में आएंगे तो मिस्र हो जाएगा, फिर लीबिया हो जाएगा, अल्जीरिया हल्का, मोरक्को ये इधर स्पेन। तो लगभग 21 देश जो है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं यहाँ पे, यानी भूमध्य सागर से स्पर्श करने वाले 21 देश हैं। भूमध्य सागर से स्पर्श करने वाले इन 21 देशों का अलग से भी मैं लेक्चर दूंगा जब मैं सागर को पढ़ाऊंगा। फिलहाल यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को मैंने बताया कि यूरोप के भूमध्य सागरीय, इसमें इटली आ जाएगा, फिर अल्जीरिया वगैरह ये सारे। अब ये भी दे देगा मैचिंग में, इटली का नाम दे सकता है, अल्जीरिया का नाम दे सकता है भूमध्य सागरीय से, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से भूमध्य सागरीय, पहले मैं क्षेत्रों की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र है जो कि 30 डिग्री से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के किस तटों पर? पश्चिमी, ये जो मैं बोल रहा हूँ ना पश्चिम पूर्व, इसको ध्यान में रखिएगा, ये पश्चिमी तटों पर। अभी मैंने आपको चीन तुल्य बताया पूर्वी तट पर, फिर मैंने उपोष्ण मरुस्थल बताया पश्चिमी तट पर मध्य अक्षांशों की, ये भी मध्य अक्षांशों के पश्चिमी तट पर पाए जाते हैं। जहां भी है देखिए पश्चिम तट पे, ठीक, महाद्वीपों के पश्चिम साइड में ही ये पाए जाते हैं। दिशा आप जानते हैं, पश्चिम, पूरब, ऊपर, उत्तर, नीचे, दक्षिण। तो इस तरीके से ये सारी बातें, तो निश्चित रूप से यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे की बात करते हैं, इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। तो भूमध्य सागर के चारों तरफ उपोष्ण कटिबंध से 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भागों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यह जलवायु सर्वाधिक सुनिश्चित जलवायु प्रदेश है, सबसे ज्यादा सुनिश्चित, यानी एक सा बना रहने वाला, हमेशा एक तरीके से, जो ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंध और उच्च वायुदाब और शीत ऋतु में पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाता है। यानी आसान भाषा में समझिए, ग्रीष्म ऋतु में उपोष्ण कटिबंध और उच्च वायुदाब यानी बरसात, ठंडी हवाएं नीचे बैठी हुई है, यानी बरसात का माहौल नहीं रहता है। यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में ठंड के महीनों में, जाड़ों के महीनों में बरसात होती है, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
तो शीत ऋतु में इसके लिए मैंने एक और लेक्चर आपको बताया, पहले लेक्चर में मैंने डिफाइन किया है कथन कारण वाले, जो मैं लेक्चर डिस्कस कर रहा था उसमें भी मैंने बताया, एक बार वो सब लेक्चर देख लीजिए। लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़ों के दिनों में बरसात होती है, कथन है। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़ों के दिनों में बरसात का कारण क्या है, तो पछुआ पवने, ठीक, पछुआ पवनों के कारण से भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जाड़ों के दिनों में बरसात होती है। ये पछुआ पवनें जो होती हैं, ये जब सूर्य जो है दक्षिणायन होता है, ठीक, यानी नीचे की तरफ आता है, ठंड का माहौल, तो ये जो पछुआ पवनें हैं ये सागर के ऊपर से बहती हैं, ठीक है। क्योंकि पछुआ पवनें सागर के ऊपर से बहती हैं तो अपने साथ नमी लेकर आती हैं, और ठंड के महीने में पछुआ पवनों का प्रभाव सर्वाधिक होता है। यही कारण है कि जब पछुआ पवनें सागर के ऊपर से बहती हैं तो अपने साथ नमी लेके आती हैं और बारिश करती हैं। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में कब बरसात होती है, जाड़े के महीनों में। पूछ दे चीन तुल्य जलवायु प्रदेश में कब बरसात होती है, तो आप क्या कहेंगे कि वर्ष भर होती है, लेकिन सर्वाधिक गर्मी के महीने में। तो मुझे लगता है ये चीजें समझ में आ गई, कथन भी समझ में आ गया। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़ों के दिनों में बरसात होती है, कारण है कि यहाँ यह क्षेत्र पछुआ पवनों के प्रभाव में होता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण कथन की उपयुक्त व्याख्या कर रहा है, ठीक है। चलिए, औसत वार्षिक वर्षा की बात करें तो 40 डिग्री से लेकर 80 डिग्री, ये 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक की औसत वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में होती है। तापमान जो है वो ग्रीष्मकाल में 20 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल में 5 से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी मृदु तापमान यहाँ बना रहता है, और ये स्वास्थ्य के हिसाब से बड़ा ही आनंददायक शीतकाल के लिए यह क्षेत्र जाना जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रसीले फल जैसे नींबू, संतरा, जैतून, अंजीर, खुमानी इत्यादि जो रसीले फल है वो फल यहाँ पे उन फलों की खेती होती है। इसके अलावा जो है वो ये वालनट, चेस्टनट, साइप्रस, सिडार आदि वृक्ष यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद है कि आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश तो होती नहीं है, जाड़ों के दिनों में ही बारिश होती है, बारिश जो है 40 से 80 सेंटीमीटर के बीच है, ठीक ठाक बारिश है, इसलिए जो है इन वनस्पतियों का यहाँ पे, रसीले वनस्पतियों का यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको भूमध्य सागरीय जलवायु भी बता दिया, इसके बाद चीन तुल्य जलवायु इसके पहले मैंने बता दिया है। अब हम अपने सी टाइप के अंतिम जलवायु प्रदेश को देखते हैं। सी टाइप का अंतिम जलवायु प्रदेश जो है वो है पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब भी है, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु CFB। पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु को शीतोष्ण समुद्री जलवायु भी कहा जाता है। ये जो वेस्टर्न यूरोपियन क्लाइमेट है इसको टेम्परेट मैरीटाइम क्लाइमेट के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम यहाँ बात करें तो इनका विस्तार जो है वो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, ठीक ध्यान में रखिए, महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर भूमध्य सागरीय जलवायु से, यानी जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु अभी मैंने आपको बताया है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु से ध्रुवों के मध्य 45 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है। अभी मैंने बताया भूमध्य सागरीय जलवायु 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य, ठीक है। तो उसके ऊपर लगभग 40-45 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में ही ये पश्चिम यूरोप तुल्य जलवायु पाई जाती है। तो इसकी मैचिंग करा लेंगे ना, कहाँ से कहाँ तक, 45 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर, दोनों गोलार्धों में, ठीक है। इस जलवायु प्रदेश की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि समुद्र से स्थल की ओर पछुआ पवनें चलती हैं। जब पछुआ पवनें समुद्र से स्थल की ओर चलेंगी तो अभी मैंने जैसे चीन तुल्य जलवायु में बताया वैसे यहाँ भी कि समुद्र से स्थल की ओर चलने के कारण से ये पछुआ पवनें अपने साथ नमी लेकर आती हैं। इनकी दिशा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम होती है, ये दक्षिण और ये पश्चिम, दक्षिण पश्चिम होती है। दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा बदल जाती है उत्तर पूर्व की तरफ, तो दक्षिण पश्चिम में इनकी ये दिशा होती है। तो पछुआ पवनों को उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम हवाएं भी कहते हैं। इन दक्षिण पश्चिम हवाओं की विशेषता ये होती है कि ये समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसलिए अपने साथ नमी लेकर आती है। ठंड के मौसम में ये हवाएं प्रभावशाली होती हैं और
तटों के किनारे, पश्चिमी तटों के किनारे बारिश करती है। इस तरीके से यह सिद्ध होता है कि पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में भी ठंड के मौसम में यानी जाड़ों में बरसात होती है, जिसका कारण क्या है, ये पछुआ पौने हैं। तो जैसे चीन तुल्य जलवायु के बारे में, ये भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में मैंने बताया, वैसे ही पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु की भी विशेषता है। तो समझ गए आप लोग, भूमध्य सागरीय और पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु लगभग एक तरीके से। चीन तुल्य जलवायु थोड़ी अलग है क्योंकि ये पूर्वी भाग में पाई जाएगी और ये जो दोनों है ये पश्चिमी भाग में पाई जाएगी। जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वो ये 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, वहीं पर पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु 40 या 45 डिग्री से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य है, जो कि पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। तो यहाँ पे समझिए, औसत वर्षा की बात करें तो यहाँ वर्षा जो होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र की तुलना में अधिक होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। 140 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और वर्षा जो है बहुत ज़्यादा जो है अंतर भी होता है पूरे वर्ष। 50 सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। यही कारण है कि वनस्पतियों में भी अंतर हो जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 250 सेंटीमीटर की वर्षा में सदाबहार वनस्पतियां भी पाई जाएंगी, यहाँ पर्णपाती वनस्पतियां भी देखने को मिल जाएंगी और यहाँ कोरधार वन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है और यह क्षेत्र जो है ध्रुवीय प्रदेशों के पास है, जिसके कारण से यहाँ ठंड का भी प्रभाव बना रहता है। वार्षिक और दैनिक तापांतर यहाँ बहुत कम होता है। वर्ष भर यहाँ घने वन पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ बारिश जो है अत्यधिक होती है। क्लियर। एक और बात मैं बता दूं कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में देखिए अलग अलग क्षेत्र है जहाँ पे ये पाई जाती है। ये पश्चिमी यूरोप जलवायु कनाडा में पाई जाती है। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में कोरधारी वन पाए जाएंगे। कोरधारी वन आप जानते हैं, इस तरीके के जो वन है, ये देख लीजिए ब्रिटिश कोलंबिया में, ठीक इस तरीके के कोरधारी वन। ठंड पड़ती है, ठंड के कारण से ताकि बर्फ जो है इस पे जमे ना, पत्तियां सांस ले सके और नीचे, तो ये कोरधारी वन है। तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया वनस्पतियों में भी मैच करा देगा, एक तरफ दे देगा ब्रिटिश कोलंबिया, ये वनस्पति क्षेत्र, एक तरफ वनस्पतियां। तो ब्रिटिश कोलंबिया में कहाँ है ब्रिटिश कोलंबिया, ये तो जान लीजिए कनाडा में। यहाँ पर किस प्रकार के वन पाए जाएंगे, कोरधारी वन। इन वनों का विशेष महत्व है, ये मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि पश्चिमी यूरोपीय जलवायु में यह इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसलिए इसे मैंने पॉइंट आउट किया। इस तरीके से ये सारी बातें, यहाँ पर जो जलवायु है ये थोड़ी मृदु बनी रहती है क्योंकि इन पछुआ पौनों, ये जो पछुआ पौने हैं यानी दक्षिण पश्चिम पौने हैं, इनके मार्ग में कोई भी पर्वत नहीं आता। किसी पर्वत का विस्तार इनके मार्ग में उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूरोप में नहीं है, जिसके कारण से ये दक्षिण जो पश्चिम मानसून ये पौने हैं या फिर पछुआ पौने हैं, ये टकरा नहीं पाती और इस तरीके से यहाँ पर ये कोई रास्ते में रुकावट न होने के कारण से यूरोप के तापमान को क्या बनाती है, मृदु बनाए रखती है। क्लियर है। अगर टकराती, पौने टकराती, ठंड का मौसम है तो टकरा के वहाँ पे क्या करती, बारिश भी बहुत ज़्यादा करती ही करती और इसके अलावा वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा कर देती। क्लियर। चलिए ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी बातें हैं, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अच्छा, पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु की कुछ मैं विशेषता बता दूं। जैसे ये दक्षिणी चिली में यहाँ पाई जाएगी, देख रहे हैं दक्षिणी चिली में, ब्रिटिश कोलंबिया में, कनाडा के क्षेत्र में, यहाँ पे पश्चिम साइड में, ठीक है, पश्चिमी कनाडा में, ठीक, यहाँ पे दक्षिण पश्चिमी कनाडा में, ब्रिटिश कोलंबिया में। इसके अलावा उत्तर पश्चिम यूरोप में भी ये जलवायु पाई जाएगी। ठीक है, मुख्य रूप से तो यही क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम यूरोप, यही मुख्य रूप से क्षेत्र है। ठीक, तो यूरोपीय, पश्चिम यूरोपीय जलवायु क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप यानी ये उत्तर पश्चिम जर्मनी का क्षेत्र हो गया, देख रहे हैं, उत्तर पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड, ठीक, यहाँ पर बेल्जियम, उत्तर पश्चिम जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम। मैप अपने पास रखिए, मैं पिछले कई लेक्चर से बोल रहा हूँ। ये फ्रांस, उत्तर पश्चिम फ्रांस का क्षेत्र है, ये संयुक्त राज्य है, ब्रिटेन है, ठीक, इंग्लैंड, यहाँ पे आइसलैंड है, यहाँ पर आपका उत्तर पूर्व ये पश्चिमी स्पेन है, फिर ये पुर्तगाल का थोड़ा सा हिस्सा है और ये नॉर्वे है। तो ये नॉर्वे तक ही पाई जाएगी।
तो इस तरीके से उत्तर पश्चिम यूरोप में ये ज़्यादा पाई जाती है। तो 45 डिग्री से लेकर ठीक ये लगभग 60 डिग्री तक का ही है। देखिए ये कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट को समझिए। चूंकि ये हाइपोथेटिकल है और मौसम के और जो होता है इसलिए हम लोग भूगोल पढ़ते हैं, ऐसा होता है इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग पढ़ते हैं तो होता है। इसलिए जो है प्रभाव थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। हो सकता है कि ये जो प्रभाव हो ये 40 डिग्री अक्षांशों से हो, देख रहे हैं 40 डिग्री अक्षांशों से शुरू होकर और लगभग 66 डिग्री अक्षांश तक चला जाए। तो इस तरीके से ये सब, तो इसमें बहुत ज़्यादा ये मत रहिएगा कि क्यों नॉर्वे आ गया, नॉर्वे का ऊपर इस ये 66.5 डिग्री के बीच है, तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति में न रहिएगा। आइडियलिस्टिक रूप से तो मान सकते हैं कि लगभग 40-45 से लेकर 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य यूरोपीय तुल्य जलवायु है, लेकिन 40 से लेकर 65-66 डिग्री तक इनका प्रभाव बना रहता है। यहाँ देख रहे हैं ना उत्तर पश्चिम यूरोप, तो यहाँ से प्रश्न पूछ देगा। कथन कारक के भी क्वेश्चन है, कथन कारक के क्वेश्चन मैंने कथन कारक वाले एक लेक्चर में डिस्कस किया है, यहाँ भी मैंने बता दिया। कथन कारक के क्वेश्चन में पछुआ पवनों का प्रभाव होता है जिसके कारण से पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु में ठंड के मौसम में बरसात होती है, या पश्चिमी यूरोप में ठंड के मौसम में बरसात होती है। यहाँ पे वार्षिक और दैनिक तापांतर बहुत कम होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोग पश्चिमी यूरोप तुल्य जलवायु के बारे में भी अपनी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि आप जो है पुराने प्रश्न पत्रों को देखा कीजिए, चैप्टर जब समाप्त हो जाए उसके बाद से उस पर एक गहन चिंतन भी किया कीजिए। बाकी सब मैं तो कर ही रहा हूँ, आपको ये लेक्चर डिलीवर करता हूँ। इसके अलावा टेस्ट जब मैं लेता हूँ तो टेस्ट में आपको प्रश्न मिलते हैं, बेहतरीन प्रश्न मिलते हैं। इसके अलावा आपको बेहतरीन PDF इमेज के साथ कथन कारक के क्वेश्चन के साथ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। तो ये जलवायु रही C टाइप। अब हम D टाइप की जलवायु और E टाइप की जलवायु। D टाइप की जलवायु में ज़्यादा हमें कुछ पढ़ना नहीं है, बस मैं बता दूं कि ये शीत हिम वन वाली जलवायु है। इसको मैं मौखिक रूप से भी बता दे रहा हूँ कि जो D टाइप की जलवायु है, शीत हिम जलवायु, उसका विस्तार लगभग 40-45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में। तो नीचे तो पानी है तो इसका प्रभाव दक्षिणी गोलार्ध में बहुत नहीं पड़ता, उत्तरी गोलार्ध में ही पड़ता है। ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो 40-45 डिग्री से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक होता है उत्तरी गोलार्ध में, मुख्य रूप से इसका प्रभाव होता है। तो ये दो भागों में हम इसको बांट सकते हैं, एक आर्द्र सर्दी युक्त और एक शुष्क सर्दी युक्त। क्योंकि ठंडी जलवायु का प्रदेश है, नाम ही है। D टाइप की जलवायु किस प्रकार की है? ठंडी जलवायु का प्रदेश है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। D टाइप ठंडा 40 से लेकर 70, ये पूरा का पूरा उत्तरी क्षेत्रों में इसका प्रभाव उत्तरी गोलार्ध में ज्यादा मिलता है। इसे दो भागों में, एक आर्द्र सर्दी से युक्त ठंडी जलवायु जिसको DF से डिनोट करते हैं और एक शुष्क सर्दी से युक्त ठंडी जलवायु जिसको DW से डिनोट करते हैं। ये जो आर्द्र है, आर्द्र मतलब नमी यानी बरसात होती है। तो यहाँ शीत ऋतु जो है वो ठंडी और बर्फीली होती है और यह जलवायु जो है ये पश्चिमी तटीय जलवायु है जो कि पश्चिमी तट और मध्य स्टेपी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पीछे मैंने स्टेपी के बारे में बताया। ये आर्द्र, तो कुल मिला जुला के आप आसान भाषा में समझे कि आर्द्र सर्दी से युक्त ठंडी जलवायु में बरसात होती है और इसके अलावा ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। जबकि शुष्क जलवायु की बात करें तो ये मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाती है और यहाँ पर भी वही हाल है, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ती है। वार्षिक वर्षा जो है बड़ी कम होती है, वर्षा नाम मात्र की होती है। तो इस तरीके से आपको मैंने D टाइप की जलवायु के बारे में बताया। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, बस प्रश्न पूछे कि D टाइप की जलवायु में आर्द्र वाली जलवायु तो हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका साइड में ज़्यादा पाई जाएगी और शुष्क वाली जलवायु जो है वो कहाँ पाई जाएगी, ठंडी वाली, तो ये उत्तर पूर्वी एशिया में पाई जाएगी। तो इस तरीके से ये जो है D टाइप की जलवायु मैंने बता दिया। इसमें कुछ और डिटेल नहीं है इसलिए मैं डिटेल बता भी नहीं रहा हूँ। लास्ट हमारा जो लेक्चर है वो इसके बाद आएगा E टाइप की जलवायु को लेकर, जिसमें मैं आपको टैगा और टुंड्रा का डिस्कस करूँगा। टैगा और टुंड्रा ये क्योंकि अब तक पढ़ते पढ़ते सब कॉन्सेप्ट ही है इसलिए बहुत लंबा मैं इस लेक्चर को नहीं खींचना चाहता। टैगा और टुंड्रा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए एक अलग लेक्चर आना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ अगर टैगा और टुंड्रा का उस लेक्चर में
जल्दी समाप्त हो गया, तो मैं आपको उसी लेक्चर में स्टेपी टाइप की जलवायु का अलग से विवरण दूंगा, जिसमें प्रेरी टाइप की जलवायु भी है। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ से मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चन आते हैं, प्रीवियस ईयर देख लीजिए। हमारा जो नोट्स है ना और ये लेक्चर, ये अपने आप में पर्याप्त है प्री और मेंस दोनों में आपको सफलता दिलाने का। एक एक पॉइंट नोट कर लेंगे। नोट्स बनाया ही इतना बेहतरीन गया है कि बस जैसे टैगा के बारे में जो भी बातें जितना मैंने समझा दिया या जो मैं समझा दूंगा और हमारा नोट्स देख के आराम से वो लिख देंगे, मार्क्स बड़े अच्छे 10 में आपको कहीं 5 से 6 मार्क्स नहीं जाने हैं। भाई यही सिलेक्शन भी होता है, 60-65 पे तो आप टॉप कर जाते हैं। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर को मैं यहीं रोक रहा हूँ। हमारे लेक्चर को आप अपने यार दोस्त मित्रों तक भी पहुँचाइए, आपसे ये मेरी अपेक्षा होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये स्प्रेड होगा, लोग जुड़ेंगे, उतना ही हम ऊर्जावान होकर और नए नए बेहतरीन लेक्चर के साथ आपके सम्मुख आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।